मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक क्वेश्चन मिलकर घोर के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपको पिक्चर फॉर्मेट में आपको कराऊंगा, ताकि पिक्चर दोस्तों हमें याद करने में आसानी हो आपको। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आपसे एक टेस्ट भी दूंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अपना लास्ट में इसको जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों मोस्टली 30 से 40% को तो आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे उनका आंसर आप खैर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका देखिए, इसका आंसर तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आपके जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, और नेहरू जी का दोस्तों कार्यकाल आपका 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा है। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन में भी जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो जो भारत में नई संसदीय जो समिति प्रणाली की शुरुआत है आखिर कब हुई, तो साथियों ये आपकी बेसिकली हुई थी, बिल्कुल सही। चलिए, संसदीय समिति दोस्तों आपकी 2 भागों में बटी, एक स्थायी समिति होती है, एक आपकी अस्थायी समिति है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी नई संसदीय जो समिति प्रणाली की शुरुआत आपकी 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1991 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जैसे दोस्तों पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो करता है, वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो कौन से ग्रह को दोस्तों हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चाहते हैं आप डेली बेसिस पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, आखिर किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो दोस्तों ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये पृथ्वी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर दोस्तों पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास होता है, देखिए भूमध्य रेखा आपकी ए है, ऐसी भूमध्य रेखा निकलती है, बिल्कुल सीधी निकलती है, और भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास होता है 12,800 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे मैं आपको मैप के हिसाब से सारी चीज़ें दोस्तों जो इजी हो सकती हैं वो मैं आपको सब करा रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छे स्कोर कर सकें हम। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड, लगातार 10 साल से बार पूछे जा रहे हैं आपके सारे एग्जामों में, बस भाई आपको दोस्तों क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। दोस्तों चंद्र ग्रहण का क्या कारण है आप देख रहे होंगे पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर में आप देख रहे होंगे चंद्र ग्रहण का मेन रीजन आखिर क्या है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है चंद्र ग्रहण आपका क्या होता है, ये सूरज है, ये आपका पृथ्वी, बेसिकली ये सूरज है और ये आपका चंद्रमा है। ठीक है, ये सूरज है दोस्तों, ये आपका चंद्रमा है, इसके बीच में आपकी पृथ्वी आ गई है ना, ये सूरज है, चंद्रमा है, इसके बीच में पृथ्वी आ गई। तो यही मेन रीजन होता है जब आपका चंद्र ग्रहण होता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब आपका दोस्तों बच्चा सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो ये आपका हो जाता है क्या, चंद्र ग्रहण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर ले हम, क्या, सूर्य और एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, तब उस समय आपका चंद्र ग्रहण होता है। बच्चा क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन आपका ये था। 7th वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों कैसे घटित होता है, तो इस प्रकार दोस्तों चंद्र ग्रहण आपका लगता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण आपका बेसिकली पूर्णिमा वाले दिन घटित होता है। ऑप्शन में भी आपका पूर्णिमा का दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 वाला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था।
ठीक है। गुप्त वंश के आखिर संस्थापक कौन थे जिन्होंने ये वाली मुद्रा चलाई थी? ठीक है, सोने की मुद्रा चलाई थी, आखिर गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश की मुद्रा है। ठीक है, तो गुप्त वंश के दोस्तों संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुप्त किसके सामंत थे? ठीक है, गुप्तावज ने दोस्तों ये वाली मुद्राएं चलाई थी, सोने की मुद्रा चलाई थी। ठीक है, तो जो गुप्त वंश के शासक थे आखिर बेसिकली ये किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ठीक है, इनमें से बताइए आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसने दोस्तों महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों चलिए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। बेसिकली हम गुप्त साम्राज्य की इतिहास की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आते, फिर आपके समुद्रगुप्त आते, फिर आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपके कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार के सोने के सिक्के भी गुप्त काल में चलाए गए थे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी चंद्रगुप्त ने। दोस्तों चंद्रगुप्त ने आपका महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। आपका 9th हो गया, 10th हो गया, 11th देखिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो भारत की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? खैर आप प्लेन पे देख रहे होंगे, ये आपकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जिसका नाम क्या है? एयर इंडिया। एयर इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एयर इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक हमारी 1000 क्वेश्चन की ई बुक भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक ई बुक है जो कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट में है और उसमें एंशिएंट मेडिवल सारे पिक्चर फॉर्मेट में इसी प्रकार से हैं। सारे क्वेश्चन उसी ई बुक से लिए गए हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा स्टमोजो का, वहाँ से आप ले लीजिएगा। चलिए 12th वाला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय आखिर कहाँ पर स्थित है? इंडियन एयरलाइंस का दोस्तों मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये आपका इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय है, ये आखिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बेसिकली दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को फटाफट से शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, सो दैट मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो लाता रहूं। और डेली बेसिस पे हम लोग वीडियो लाते हैं, उसको के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया एयर इंडिया का दोस्तों मुख्यालय आपका बेसिकली मुंबई, ये आपका कहाँ पर है? बिल्कुल सही, एयर इंडिया जो कि ये है मुख्यालय एयर इंडिया का जो कि मुंबई में आपका स्थित है। अभी हमने दोस्तों आपको मुख्यालय की बात की, ये आपकी थी इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय ये है जो कि दिल्ली में स्थित है, और एयर इंडिया है आपका ये है मुख्यालय एयर इंडिया का मुख्यालय ये है, और जो कि आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 13 वाला क्वेश्चन है आपका, देखो भाई 14 वाले क्वेश्चन में चलें, चलो 14 वाले पे चलते हैं यार। एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? जो एलायंस एयर है, ठीक है, एलायंस एयर है, एलायंस एयर का हेलीकॉप्टर, बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, एरोप्लेन है आप देख रहे होंगे। और एलायंस एयर बेसिकली निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो आपकी बेसिकली इंडियन एयरलाइंस की कंपनी है आपकी। ऑप्शन नंबर इंडियन एयरलाइंस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 15 वाला क्वेश्चन आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आखिर कहाँ पर है? दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका कंप्लीट पीडीएफ जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आप गुरुकुल प्लस की ऐप पर भी पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, और टॉप 1000 क्वेश्चन दोस्तों पीडीएफ आप लोग जरूर लीजिए, बहुत ही शानदार ई बुक है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको पिक्चर फॉर्मेट में करवाए जाते हैं और सारे चैप्टर वाइज हैं, जिसमें आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? ये आप देख रहे होंगे दोस्तों कोलकाता में आपका है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पिक्चर है। बहुत ही शानदार एयरपोर्ट बना है, आप देख रहे होंगे पिक, बहुत ही शानदार अद्भुत बना है, पूरा ये आपका एयरपोर्ट ही है। तो ये आपका कोलकाता में, ऑप्शन में भी कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, और भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? ठीक है, ये आप दोस्तों बेसिकली लेंथ है, टोटल लेंथ आपकी 4503 किलोमीटर है, और
ठीक है। तो आप देख सकते होंगे दोस्तों पूरा फेक है। और बेसिकली भारत में कितने जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं, तो ये आपके भारत में 6 किए जा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो 6 आपके जो नेशनल वाटरवेज हैं उनको अधिसूचित किया गया है 6। ठीक है, आपके NW 6 हैं यानी कि नेशनल वाटरवे 6 है। NW1 नेशनल वाटरवे 1A है आपका। NW2 जी आपका गंगा जी आपका हल्दिया टू इलाहाबाद जाता है जो कि इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। NW2 आपका ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि आपका धुबरी से सदिया तक जाता है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। और ये आपका NH3 है और ये आपका NH4 है, ये आपका NH5 है, ये आपका NH6 है। दोस्तों पिक्चर से हमें बहुत आसानी होती है याद करने में। तो आपके टोटल छः NH यानी नेशनल जो वाटरवेज है NW है, सॉरी NW जो NH यानी नेशनल हाईवे होता है, NW यानी कि नेशनल वाटरवेज आपके टोटल 6 हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आपका दोस्तों है नेशनल NW1 है जो कि आपका हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है नेशनल वाटरवेज। ठीक है, और जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका पूरा फैला है। चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो ना तो बताइएगा, आपके साइड डाउट हम लोग क्लियर करें। कमेंट बॉक्स में साथियों मैं पूरा आपका देखता हूँ कमेंट, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। सेशन को वीडियो को लाइक जरूर करो सो दैट आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो मिले यार, है ना, तभी आपके नोटिफिकेशन आ पाएगा। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, ऐसा नहीं है कि भाई हाल की चीज़ें हो जाती हैं, बहुत मेहनत लगती है तब जाके आप लोगों का कंटेंट आ पाता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 17 वाला। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो टोटल मतलब स्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है तो बताइए। तो राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 14,500 किलोमीटर है टोटल। दोस्तों हम जो आपकी 14,500 यानी 15,000 किलोमीटर के आसपास आपकी है। और 14,500 किलोमीटर दोस्तों पूरी ऑप्शन अनुसार 14,500, 15,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15,000 होगा, 15,000 भी लगभग आपकी पूरी स्थलीय जलमार्ग की लंबाई है। ठीक है मेरे भाई, और चलिए ये सब आपके पूरी रीजन से आप देख सकते हैं। चलिए 18 वाला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW कौन सा है तो NW1 दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि गंगा से बेसिकली आपका हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है और गंगा भागीरथी हुगली तक जाता है जो कि 1620 किलोमीटर का है NW1। ठीक है, ये आपका NW1 ये है, यहाँ तक जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका इसका लंबाई कितना है 1620 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। टोटल आपके 6 होते हैं। और ये आपका 19 वाला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान का आप मैप देख रहे होंगे, पूरा मैंने मैप बताया है आपको। साथियों होता क्या है यार, चीज़ें मैप से हमें आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं, मैप को अच्छे से रट लेना। ये पूरे राष्ट्रीय उद्यान का मैंने मैप बता दिया है आपको। ठीक है, ये पूरे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं। और ठीक है, एक आपका यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ये स्थित है, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम। ठीक है, ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम आपका ये है, यहाँ पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। और अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी जो अभयारण्य है भी आप आके कहाँ पर है? और तो आपका दोस्तों ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है ये आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन में भी भरतपुर आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कौन सा है? 19 था, ये आपका 20 था, ये आपका 21 है। ठीक है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो जीव मंडल है आखिर कौन से राज्य में स्थित है? चलिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो नंदा देवी दोस्तों जीव मंडल है, बेसिकली ये आपका नंदा देवी जीव मंडल है, ये आखिर कौन से राज्य में? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, क्या बात है। चलिए बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों आपका है नंदा देवी जीव मंडल, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में आपको दोस्तों जिम कॉर्बेट है, ये सब आपको उत्तराखंड का नक्शा मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? जो मानस पशु विहार है ये आके कौन से राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार
जो कि साथियों चलिए जल्दी से बताइए आप। मानस जो पशु विहार है, ये आप नक्शा देख रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका केवलादेव बर्ड सेंचुरी, ये आपका मानस बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका दोस्तों मानस पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। मानस पशु विहार है आपका, और ये आपका दोस्तों बेसिकली असम में है, ये आपका असम है, पूरा असम में आपका इलाका है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी दोस्तों क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान जल मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है? इंदिरा गांधी नहर आके कहाँ पर मिलती है? तो ये आपकी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर बेसिकली जो मिलती है, ये आपकी बिल्कुल सही कौन सी नदी में मिलती है राजस्थान में? तो ये आपकी सतलज नदी पर मिलती है, ऑप्शन नंबर डी सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा है, ठीक है। और ये आपकी ऐसा आपका पूरा एंगल है, ठीक है। ये पूरा नक्शा है इंदिरा गांधी नहर का, देख सकते हैं। इसका निर्माण आपका गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, आपका जो कि किया था 31/3/1954 को, ठीक है। और राजस्थान नहर है। चलिए भारत में सबसे लंबा सिंचाई नहर है आपका कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे लंबा जो सिंचाई नहर है वो आपका, देखिए भारत में सबसे जो लंबा आपका सिंचाई नहर कौन सा है? तो दोस्तों बिल्कुल सही राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर आपका निकलती है, जो आपका सारण सिंचाई नहर है आके कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी से निकलती है साथियों? फिर से सारण जो सिंचाई नहर है आके कौन सी नदी से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी का दोस्तों में फोटो है, गंडक नदी का फोटो है, यहाँ से आपकी जो आपकी सारण सिंचाई नहर निकलती है, ठीक है। चलिए बहुत सही। चलिए आपका क्वेश्चन कौन सा था? 21-22, ये आपका 23वां क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपका बेसिकली 17 था, 24, ठीक है, 25, ठीक है। ये आपका 26 क्वेश्चन है, 26 वाला क्वेश्चन है आपका। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आखिर भारत में सब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसकी तट रेखा साथियों सबसे लंबी है? तो बच्चा मैं पूरा नक्शा से मैंने चीज़ें समझाई ताकि आपको एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। बच्चा भारत में सबसे लंबी जो कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा आपकी गुजरात की, आपका गुजरात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत में समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर, ये आपका गुजरात है बच्चा, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो गुजरात राज्य तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अब इसके अलावा ये आपका दोस्तों पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, चाइना की आपकी 3,448 किलोमीटर है। हमारे दोस्तों 7 पड़ोसी देश हैं, नेपाल की आपकी 1751 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर, बांग्लादेश की आपकी 4,096.7 किलोमीटर और म्यांमार की 1643 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 7 जो राज्य 7 कंट्रीज हैं उनकी मैंने आपको बता दी कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी बेसिकली जो है आपकी 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट की लंबाई आपकी 7,517 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और भारत में दोस्तों सबसे जो राज्य की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा आपकी गुजरात की है। यहाँ पर आपको कांडला पोर्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका कांडला पोर्ट, ठीक है। चलिए ये आपका 26 वाला क्वेश्चन हो गया, मान लो ये आपका 27 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, या कि इनमें से किससे होकर कर्क रेखा है जो कि नहीं गुजरती है, ठीक है, इन ऑप्शनों के अनुसार। खैर मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया है, अपने लास्ट में बताइएगा यार, बहुत से आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए, हाल के हाल क्वेश्चन में ही छुपे थे, आपको तब भी बताना है लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य बच्चा कौन कौन से हैं? तो बच्चा 8 राज्य सबसे पहले आपका गुजरात है, फिर आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान हो गया बच्चा। देखो पूरा मैप से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने में, तो लाइक जरूर करो यार, है ना। तो जो कर्क रेखा आपकी 8 राज्य से होकर निकलती हैं, पहले गुजरात है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका दोस्तों बच्चा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ये चाहता छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड है और ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका वेस्ट बंगाल है,
ठीक है, ऐसी निकलती है, 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है कर्क रेखा। और ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती कर्क रेखा। याद रखिएगा बच्चा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, आपकी केरला, तमिलनाडु, ये सब पूरा भारत का नक्शा है। ठीक है, और तो आपका बिल्कुल सही। चलो अब बताओ भाई आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कर्क रेखा देखो बिल्कुल सीधी निकलती है, देखो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल सीधी निकलती है आपकी यहाँ से, है ना, ऐसे काटती है। तो 8 राज्यों से होकर निकलती है। और ये आपका इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं निकलती, तो आपकी उत्तर प्रदेश से दोस्तों कर्क रेखा बेसिकली नहीं निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को क्या मैं टिक कर सकता हूँ, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका ए है। ठीक है, उत्तर जो कर्क रेखा बीचों बीच काटती है। ठीक है, चलो कौन सी अक्षांश रेखा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आखिर कौन सी अक्षांश रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के मध्य से होकर अक्षांश रेखा कौन सी निकलती है, तो वो कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री का कोण बनाती है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार से पूरा मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा राइट आंसर हो जाएगा। 29 वाला क्वेश्चन है आपका, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है वो कौन सी है, तो वो आपकी है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और मैकमोहन ने ये वाली इसका विभाजन किया था जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया था। और ठीक है, और भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा, ये आपकी है मैकमोहन रेखा। ठीक है भाई, ये आपकी मैकमोहन लाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन ए थे, ठीक है, जिन्होंने रेखा खींची थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा। एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी। ठीक है, 10 वर्षों में दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों मैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं बोलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। दोस्तों 30 वाला क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में आकर स्थित है। दोस्तों भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है जो कि बुलर झील है, जो कि दोस्तों बहुत देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार झील है। यार देख रहे हो कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का, है ना। और जो कि दोस्तों आपका ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका बुलर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दोस्तों खारे पानी की जो झील है जो कि सांबर झील है, ये आके कौन से राज्य में स्थित है बताइए। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में आपकी सांबर झील है, ये दोस्तों राजस्थान का पार्ट है, देख सकते हैं आप, राजस्थान का ये पार्ट है। यहाँ पर आपकी सांबर झील है, आपका यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा मैंने आपको बताया है। ये आपकी बुलर झील है, ये आपकी होकारा वेटलैंड है, ये सब आपका देख सकते हैं, पूरा नक्शा है। ये चिल्का झील है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसका पीडीएफ वगैरह भी डलवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ भी इसका आपको ऐप पर मिल जाएगा, जो कि आप देख लीजिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका 32 वाला, और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना है जो कि दोस्तों आपकी ये आपकी कौन सी नदी पर चल रही है? सबसे विवादित परियोजना है, ठीक है, ये बहुत समय से, ठीक है। चलिए बताइए आखिर ये कौन सी नदी पर चल रही है? ठीक है, तो सरदार जो सरोवर परियोजना ये आपकी नर्मदा नदी पर चल रही है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप देख सकते हैं इडुक्की जल विद्युत परियोजना या कि कौन सी राज्य में स्थित है? देखिए इडुक्की डैम दोस्तों ये है जो कि आर्क शेप में है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप जो कि आर्क शेप में है, ये आर्क शेप में है। देखो ये सब पूरा आर्क में, चाप वाले इलाके में आर्क है पूरा, है ना। तो दोस्तों जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 केरल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम दोस्तों वार्षिक वर्षा किस जगह पर होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा आपकी लेह में होती है। लद्दाख वाले, लेह लद्दाख, बेसिकली लद्दाख में दो होते हैं। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल है, एक आपका लेह है। लेह में दोस्तों बारिश बहुत ही कम होती है क्योंकि पूरी मैदानी इलाका है, मैदान होने के कारण इसमें यहाँ पर बर्फ बहुत गिरती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पानी नहीं गिरता है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी लेह राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख की जो राजधानी वो आपकी लेह है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। इसके आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कारगिल एक लेह है, ठीक है। यहाँ पर कारगिल की युद्ध हुआ था, ठीक है। साथ में बहुत मेहनत लगती है ताकि आप लोगों के लिए कंटेंट आ पाता है, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए, भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत में आखिर कौन सा राज्य जहां पर जाड़े के समय वर्षा होती है? दोस्तों देखो जाड़े के समय में वर्षा आखिर कहां पर होती है? तो बिल्कुल सही, चलिए बताइए फटाफट से। चलिए दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों ठंडों के समय पर वर्षा होती है। एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका केरल का मालाबार तट से जो मानसून निकलता है, फिर आपका होते हुए फिर आपका यहाँ से होते हुए उत्तर पूर्वी मानसून जाता है, ठीक है। यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून आता है और फिर आपका बंगाली खाड़ी में मिल जाता है। तो इस कारण दोस्तों आपका तमिलनाडु में भारी बारिश मतलब होती है ठंडों के समय, क्योंकि मानसून दोस्तों आपका ये अप्रैल के समय मानसून केरल से होते हुए मालाबार तट होते हुए पूरे ऑल ओवर स्टेट में घूमता है। फिर आपका जब लौटता हुआ मानसून आपका तमिलनाडु में होगा, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर वर्षा पानी गिराता है, तमिलनाडु वाले इलाके में पानी गिराता है और फिर उसके बाद बंगाली खाड़ी में मिल जाता है पानी, ठीक है। तो बंगाली खाड़ी में गिर जाता है, तो इस कारण दोस्तों शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों आपका रामेश्वरम है, ठीक है। यहाँ तमिलनाडु में ये आपका तमिलनाडु बच्चा, ठीक है, इस कारण ऐसा होता है, तमिलनाडु है आपका ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आखिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है आखिर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए जल्दी से अपना उत्तर बताइए, आखिर भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसका जो मुख्यालय है जो सर्वेक्षण विभाग का, ये आपको दोस्तों यहाँ पर देहरादून में, ये आपका देहरादून में यहाँ पर मुख्यालय है, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये पूरा मैप है आप देख सकते हैं, और ठीक है लद्दाख की राजधानी लेह है, और ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में भी देहरादून हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं उत्तराखंड में दोस्तों, आपका 4 हिंदू धाम का जो 4 धाम आता है, एक धाम है जो कि बद्रीनाथ यहीं पर है, ठीक है। यहाँ के धामी साहब सीएम है। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान आखिर कहाँ पर स्थित है? जो भारत में दोस्तों वन अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही, ये आपका देहरादून में स्थित है, ये है देहरादून, यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध जो संस्थान यानी कि NERI कहाँ पर स्थित है? ठीक है, NERI साथियों कहाँ पर स्थित है बताओ भाई, NERI बच्चा कहाँ पर स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है। चलो तो ये आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन में भी नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर आपका दोस्तों ई है, यहाँ पर आपका NERI स्थित है, ठीक है। ऑप्शन में भी नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए आप लोग फटाफट से आप लोग देखिए। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र आखिर कौन से राज्य में है? आप ऑप्शन के अनुसार देख ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। MP में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन है, तो वन क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा वन आपके MP में ही है, ठीक है। और ठीक है, तो आपके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर एरिया आपका मध्य प्रदेश में यहाँ पर वन है,
ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है बच्चा। और यहाँ पर 70,462 वर्ग किलोमीटर में आपके वन है। और फिर आपका दोस्तों आता है क्या, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका पूरा देखिए ये सब पूरा वन वाला इलाका वन है, यहाँ पर ये वन है, यहाँ पर फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर 67,248 वर्ग किलोमीटर में आपका वन फैले, यहाँ पर छत्तीसगढ़ फिर आपका आता है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। चलो, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित, देख रहे होंगे यार कितने शानदार फूलों की घाटी है यार, कभी मौका लगे तो जाना यार, बहुत शानदार फूलों की घाटी है। पूरे में यहाँ बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर देखो कितने शानदार फूल लगे हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, तो दोस्तों ये फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। फूलों की घाटी दोस्तों आपकी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपकी पर्यटन स्थल है चमोली में, जो कि यहाँ पर फूलों की घाटी है। फूल बहुत ही वैरायटी के फूल हैं जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी देहरादून है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो यार मिस ना हो सके। ठीक है।